Hello, good morning friends. This is Sunil Chahal and you are watching my channel Learning Mathematics with me. जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि हमने अब तक 2 चैप्टर कर लिए हैं, सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शन। कल हमने 3rd चैप्टर शुरू किया था, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने परमुटेशन कर लिया है। आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। उससे पहले कल हमने जो परमुटेशन किया उसमें एक फार्मूला शायद गलत हो गया, उसे दोबारा से देखते हैं। फार्मूला था कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, क्या था? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट things taken are at a time such that one particular thing is never included in the arrangements। ठीक है, क्या था कि एक था नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से आपको r एट ए टाइम लेनी है, तो उनकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगी, पॉसिबल परमुटेशंस बनेंगी, सच दैट वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी टेकन ऑलवेज। ठीक है, वो था आपके पास r टाइम्स n-1 p r-1। उसके बाद था ये वाला कि अगर आपके पास n चीज़ें हैं, उनमें से आपको r लेनी है एक टाइम पे, और एक चीज़ ऐसी है जो आपको कभी नहीं लेनी है उन n में से, और बाकी जो बच गई n-1 उनमें से आपको क्या करना है, फिर r को सेलेक्ट करना है, कितनी अरेंजमेंट बनेंगी आपको ये करना था। यानी कि क्या है कि अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं और उनमें से r आपको लेनी है एक टाइम पे, और क्या करना है, एक ऐसी है उनमें से, उन n में से जो आपको नहीं लेनी है किसी भी अरेंजमेंट में, तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल परमुटेशंस या नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी। ठीक है, कल ये गलती से ये हो गया कि n-1 p r-1 ये लिखवा दिया गया था। ठीक है, ये कैसे हुआ कि पहले वाला था उसका था कि r टाइम्स n-1 p r-1, जिसमें क्या होगा, वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी इंक्लूडेड एवरी टाइम। उसके केस में क्या होगा ये, एंड वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी नेवर इंक्लूडेड इन द अरेंजमेंट्स। अगर नेवर इंक्लूडेड है तो ये लिख दिया गया था, जबकि होगा कि ये n-1 p r ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके पास n चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ऐसी है जो आपको किसी भी अरेंजमेंट में नहीं लेनी है। ठीक है, यानी कि अगर टेक्निकली देखें तो आपके पास अब क्या बच गई, n-1 चीज़ें ही बच गई जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है, और टोटल आपको लेनी कितनी है एट ए टाइम, r चीज़ें, तो उनकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी, n-1 p r ये बनना चाहिए था, गलती से ये हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन तो था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो है आपके पास परमुटेशन। और अगर आपको नंबर ऑफ थिंग्स दी हुई हैं और उनकी ग्रुपिंग करनी है, डिफरेंट ग्रुप्स अगर पूछ रहा है, तो आपको क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन। और डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात हो रही है तो आपको क्या यूज करना है, परमुटेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन it is the number of different groups और selections
that can be made from a given number of things taken some or all at a time। परमुटेशन में क्या था कि परमुटेशन था इट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। और या ये कहें कि परमुटेशन था इट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ थिंग्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, वो था परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपको अरेंजमेंट नहीं देखनी है, परमुटेशन में आपका ऑर्डर मैटर करता है कि आपने अगर मान लो ए बी दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, तो ए बी ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है, और बी ए अगर मैं ये दो चीज़ लिखूं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये अगर परमुटेशन की बात करूं तो ये दो क्या हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। परमुटेशन किसके लिए यूज होता है, अरेंजमेंट्स के लिए। तो ये उस केस में क्या होंगी, दो अलग अलग एलिमेंट होंगे क्योंकि ये क्या हैं, दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर ग्रुपिंग की बात करूं, ठीक है, यानी कि अगर दो दो का ग्रुप बनाना है, मान लो आपके पास ये तीन एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि दो दो के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं इन तीन एलिमेंट्स से, तो क्या ग्रुप बना सकता हूँ मैं, ए को बी के साथ ले लिया, ए को सी के साथ ले लिया, बी को सी के साथ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर की बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है कि दो दो के कितने ग्रुप बन सकते हैं, वो क्या होंगे, ए को बी के साथ ले लिया एक ग्रुप बन गया, ए को सी के साथ ले लिया दूसरा ग्रुप बन गया, बी को सी के साथ ले लिया तीसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कितने हो गए, ये तीन बनेंगे इन तीन से। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, फिर क्या करेंगे, फिर ये ए बी जो एक ग्रुप है इसके एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग की बात होगी फिर, कि फर्स्ट पोजीशन पे किसको लिया है, सेकंड पे किसको लिया है। जहाँ पर पोजीशन की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, अरेंजमेंट्स, और जहाँ पर सिर्फ ग्रुपिंग की बात होगी, सिर्फ सेलेक्ट करने की बात होगी, वहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन। यहाँ से कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन तीन एलिमेंट्स के अगर दो दो के कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन अगर अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो ए बी एक अरेंजमेंट, बी ए एक अरेंजमेंट, इस एक ग्रुप से दो अरेंजमेंट आ गए हमारे पास। ऐसे ही ए सी एक अरेंजमेंट और सी ए एक अरेंजमेंट, इस एक ग्रुप से भी क्या आ गई, दो अरेंजमेंट। तीसरा क्या है, बी सी एक अरेंजमेंट और सी बी एक अरेंजमेंट, इस ग्रुप से भी क्या आ गई, दो अरेंजमेंट, ठीक है। तो हर एक ग्रुप से हमारे पास क्या आ रही है, दो दो अरेंजमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास क्या होता, तीन तीन का ग्रुपिंग होती, तीन एलिमेंट दिए हुए हैं और तीन का ही ग्रुप बनाना है, तो क्या बनेगा, एक ही ग्रुप बनेगा, ए बी सी तीनों को ले लिया मैंने एक साथ, ठीक है, तो ये ग्रुप बन गया। लेकिन अगर इसमें ही अरेंजमेंट्स की बात हो, फिर क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स तो क्या होगा, फिर यहाँ पर ये पोजीशन चेक करनी होगी आपको कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर इनकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूँ तो क्या आएगा, एक डिफरेंट अरेंजमेंट आएगी, ठीक है। और अगर अरेंजमेंट डिफरेंट आ रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि परमुटेशन की बात हो रही है। और अगर सिर्फ ग्रुपिंग की बात हो रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो वहाँ पर अगर ग्रुपिंग की बात है तो किसका यूज होगा, कॉम्बिनेशन का। और अगर अरेंजमेंट्स की बात है तो किसका यूज होगा, परमुटेशन का। अब इस एक ग्रुप से कितनी परमुटेशन बन सकती हैं, एक तो यही हो गया ए बी सी, फिर एक ए हो गया ए सी बी, फिर हो गया बी ए सी, फिर हो गया बी सी ए, ठीक है, चारों अलग हैं, सी ए बी सी बी ए, ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ गई सिर्फ एक सिंगल ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुपिंग की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट्स की बात हो रही है तो परमुटेशन है। और एक सिंगल ग्रुप अगर 3 का ग्रुप है तो कितनी अरेंजमेंट बन रही हैं, 3 फैक्टोरियल 6 बन रही हैं। 2 का ग्रुप था तो कितनी अरेंजमेंट बन रही थी हर एक में, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन को पहले किससे डिनोट करते हैं कि इफ़ वी आर गिवन n डिफरेंट थिंग्स और मे बी आइडेंटिकल, अगर आपको n थिंग्स दी हुई हैं और उनमें से एक टाइम पे r सेलेक्ट करनी है, यानी कि r थिंग्स का ग्रुप बनाना है, तो कितने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं आप इन n चीज़ों से। ठीक है, तो वो इसे कैसे डिनोट करेंगे, NCR, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन लेना है, इनमें से r सेलेक्ट करनी है n में से और उनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, वो क्या होगा आपका NCR। ठीक है, और NCR किसके इक्वल होगा। ठीक है, आपने देखा पीछे जो एग्जांपल था कि ABC 3 एलिमेंट थे, अगर 2-2 की ग्रुपिंग की मैंने तो कॉम्बिनेशन देखूं तो AB BC CA, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन बने थे। लेकिन अगर परमुटेशन देखूं तो AB BA BC CA BC CB एंड CA AC, ये क्या थे, 6 अरेंजमेंट्स आ गई थी। ठीक है, और एक ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रही थी, 2 अरेंजमेंट्स। ये 2 अरेंजमेंट्स क्यों आ रही थी, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट्स का ग्रुप था तो उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको 2 पोजीशन दी हुई हैं, ठीक है, और उन पे 2 एलिमेंट हैं, एक पे A है एक पे B है, तो इनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं आप, 2 ही तरीक़ों से, एक बार ये फर्स्ट पे, एक बार ये सेकंड पे, एक बार ये फर्स्ट पे ये सेकंड पे। ठीक है, तो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर एलिमेंट 3 हो, A B C, पोजीशन कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 पोजीशन। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं, 3 पोजीशन हैं, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल होंगी, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 4 एलिमेंट और 4 ही पोजीशन हो तो कितनी अरेंजमेंट होती हैं, 4 फैक्टोरियल। n एलिमेंट और n ही पोजीशन हो तो कितनी अरेंजमेंट होती हैं, n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कि एक ग्रुप में कितनी अरेंजमेंट बन रही हैं, n फैक्टोरियल, यानी कि अगर 2 का ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल, 3 का है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इस केस में मैं मानूँ NCR क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 3 और r की वैल्यू क्या है, 2 की ग्रुपिंग, यहाँ पर क्या है NCR इक्वल्स टू 1 2 3 आ गया। लेकिन परमुटेशन की बात हो तो इसे कैसे डिनोट करूँगा, NPR किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 6, NPR आया आपके पास 6। कैसे आया है, 3 तो जो कॉम्बिनेशन आए थे, यानी कि इन 3 कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, और हर एक कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट आ रहे थे, 2, और या फिर इसे कहूँ कि 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि अगर 3 होते तो 6 अरेंजमेंट आते, 3 का अगर ग्रुप होता तो कोरस्पॉन्डिंग एक ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग कितनी अरेंजमेंट आती, 6, जो कि किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के इक्वल। अगर n का ग्रुप होता तो n फैक्टोरियल अरेंजमेंट आती। ठीक है, तो यानी कि NPR किसके इक्वल आया, ये था NCR 3 था, इसकी जगह ये लिख दूँ NCR, NPR किसके इक्वल हो गया, NCR, क्योंकि 3 × 2 6 था ना इस केस में, NPR आपका 6 आ रहा है, NCR आपका 3 आ रहा है। जनरल केस ये था, स्पेशल केस, इससे हम जनरल केस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बजाय 3 यहाँ पर 4 एलिमेंट ले लो, यहाँ पर D भी ले लिया और 3 के ग्रुपिंग बनाएंगे तो फिर भी यही केस फॉलो होगा। ठीक है, तो 2 का ले रहे हैं, 4 वाला बड़ा हो जाएगा थोड़ा, कि NCR क्या आया था 3, इसकी जगह 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया NCR। ठीक है, और ये क्या था R, यहाँ पर क्या है 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दूँ R फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि NPR किसके इक्वल होता है, NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये आपका क्या आ गया, अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, वो क्या है कि NPR किसके इक्वल होगा, NCR इंटू
आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन पी आर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पुट करो, यानी कि राइट साइड में क्या होगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, क्योंकि एन पी आर किसके इक्वल है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल को नीचे लेके आऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, एन सी आर। तो यहाँ से हमारे पास एन सी आर की क्या वैल्यू आएगी, जिस तरह एन पी आर किसके इक्वल था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन सी आर किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, या फिर ये कह सकते हैं कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन। ये क्या है, एन सी आर की वैल्यू क्या आ गई, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एन सी एन माइनस आर निकालूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आर क्या होता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल, आर की जगह एन माइनस आर पुट कर दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर की जगह एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, अंदर लेके जाऊं तो एन से एन कैंसल और माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। लेकिन ये तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये क्या है, एन सी आर, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एन सी आर। तो आपके पास क्या आ गया कि एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होगा, एन सी आर के इक्वल। इसकी क्या खासियत है कि इन दोनों नीचे वालों को अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यानी कि एन माइनस आर प्लस आर किसके इक्वल आएगा, आर से आर कैंसिल, एन के इक्वल। तो अगर आपको दिया हो एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी, तो इसके लिए ए और बी के बीच में आपसे रिलेशन पूछ ले कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी, और आपसे पूछ ले कि ए और बी में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मान ले आपके पास लिख दिया 4C ए इज इक्वल्स टू 4C ए, हाँ, इज इक्वल्स टू 4C बी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि ए और बी में क्या रिलेशन है, नीचे ऑप्शन दे दिए, ए इज इक्वल्स टू बी, सेकेंड ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 1, थर्ड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन, फोर्थ दे दिया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो इनमें से कितने ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं या कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली इक्वल है ही, क्योंकि अगर 4C ए और बी भी ए के इक्वल हो गया तो 4C ए दोनों साइड सेम हो जाएगा, फिर तो इक्वल है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या 4C ए इज इक्वल्स टू 4C बी, हाँ, बी प्लस 1 इक्वल होगा, किसी केस में हो सकता है लेकिन हर एक केस में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू एन हो तो इस केस में भी नहीं होगा, लेकिन अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एन हो तो भी इक्वल होगा। क्यों होगा, यहाँ से ये देखो, आर और एन माइनस आर,
क्योंकि अगर a प्लस बी इक्वल टू एन है तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, n माइनस बी होगा। ठीक है, तो अगर b को r मानूँ तो a किसके इक्वल आएगा, अगर b इज इक्वल्स टू r है तो a किसके इक्वल आ गया, n माइनस आर। और r और n माइनस आर के लिए आपका क्या आता है, इक्वल आता है, क्योंकि n सी n माइनस आर और n सी आर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दो केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, या तो a इक्वल टू बी हो या फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू एन हो। तो इन दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, ये इक्वल होगा कि एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी। ठीक है, इफ़ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा, एन प्लस वन सी आर के। क्यों होगा, एन सी आर लिखो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये होगा। यहाँ से क्या लिखूँ, एन फैक्टोरियल तो पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे इसको क्या लिख सकता हूँ, वन बाई आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, आर फैक्टोरियल को। ठीक है, इंटू आपके पास क्या है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस में है आपके पास वन बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर प्लस वन। इसको क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्या है, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल था। ठीक है, एक बार तो इसे लिख लिया, फिर माइनस एक किया तो ये कैंसिल, एन माइनस आर बचेगा, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्योंकि क्या होता है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर ये और आगे लेके जाने चाहें तो एन माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख लिया एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन बाहर ले लिया, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल बाहर ले लिया, क्या आ गया, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अंदर क्या बच गया, वन बाई आर प्लस वन बाई एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, एलसीएम लो और मल्टीप्लाई करो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों की आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी कि ऊपर आएगा एन माइनस आर प्लस वन और प्लस आर से आर कैंसिल, ऊपर आ गया एन प्लस वन, यानी कि ये टर्म जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस टर्म को अगर मैं ये लिख दूँ, ऊपर आ गया एन प्लस वन और नीचे आ गया आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये आ गया। अब एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या है, आर माइनस वन फैक्टोरियल ये है इंटू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर फैक्टोरियल है और एन माइनस आर प्लस वन ये है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, एन माइनस एन प्लस वन माइनस आर, ये लिख लो, क्योंकि एन माइनस आर प्लस वन है इसे, या एन प्लस वन माइनस आर लिख लूँ, एक ही बात है। तो ये क्या है, दिस इंटू दिस फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या है, इस एन माइनस आर से एक ऐड किया हुआ है,
और ये क्या है, इसका फैक्टोरियल इंटू ये क्या होगा, n+1 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर n+1 सी आर लिखूँ तो वो क्या आएगा, ऊपर आएगा n+1 फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, यही है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल आ गया, n+1 CR। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपसे पूछ ले कि NCR, आपको n दिया हुआ है और पूछ ले कि NCR में R की क्या वैल्यू हो कि NCR की वैल्यू मैक्सिमम आए। ठीक है, यानी कि अगर आपको n की वैल्यू दी हुई है और पूछ ले कि R कितना सेलेक्ट करूं कि इसमें से NCR की वैल्यू चेक करूं तो वो मैक्सिमम आए। ठीक है, तो ये कब होगा, अगर n इवन है, इफ़ n इज इवन, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR कब होगी, व्हेन R इज इक्वल्स टू n/2। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी, NC n/2 के ऊपर। NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब R की वैल्यू n/2 होगी। ठीक है, अगर n इवन है तो, इफ़ n इज ओड, देन क्या होगा, R की वैल्यू n+1/2 हो और n-1/2 हो। इन दोनों केसेस में क्या होगी आपके पास, NC n+1/2 और NC n-1/2। इन दोनों केसेस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर n क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपको ये दिया हो कि NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू NCN ये दिया हो, तो इसका सम पूछ ले तो ये किसके इक्वल आएगा, 2n के। और अगर NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि इवन टर्म्स का सम पूछे या फिर ओड टर्म्स का सम पूछे तो वो किसके इक्वल आएगा, इवन टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, ओड टर्म्स के सम के इक्वल, NC1 प्लस NC3 प्लस अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी होगा n, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 2n-1। ठीक है, यानी कि जो टोटल सम होता है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इवन टर्म्स का सम, या फिर उसे क्या कह सकते हैं, ओड टर्म्स का सम भी, क्योंकि दोनों इवन टर्म्स का सम भी और ओड टर्म्स का सम भी अलग अलग अगर सम करें तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट है total number of combinations that can be made from n different things taken R at a time such that P particular
थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड इज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम सच दैट, उनमें से क्या हों, p थिंग्स ऐसी हों या p ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जिनको हमेशा इंक्लूड करना है। तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, n माइनस पी सी आर माइनस पी, ठीक है, ये होंगे। और अगर ये पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम सच दैट p things, p particular things never included, यानी कि अगर p particular things always included हो तो आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, n माइनस पी सी आर माइनस पी, ठीक है। और अगर टोटल कॉम्बिनेशन पूछ ले, अगर p पर्टिकुलर थिंग्स नेवर इंक्लूडेड, अगर उनको कभी भी इंक्लूड ना किया जाए ग्रुपिंग में, तो फिर कितने कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कि हमारे पास p को इंक्लूड नहीं करना है तो n माइनस पी इतने एलिमेंट बच गए जिनमें से अब हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, r सेलेक्ट करने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, n माइनस पी सी आर। यहाँ पर क्या था कि p को हमेशा सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उनके लिए कोई चांस नहीं है, वो तो सेलेक्ट करने ही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब बचे हुए जो r माइनस पी हैं वो कितनों में से सेलेक्ट करने हैं आपको, n माइनस पी में से, क्योंकि ये p तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो कितने बच गए, r माइनस पी, और सेलेक्ट कितनों में से करना है इन्हें, n माइनस पी में से। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, n माइनस पी सी आर माइनस पी। अगर p पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम इन द ग्रुपिंग, और अगर p पर्टिकुलर थिंग्स नेवर इंक्लूडेड हो तो फिर आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, n माइनस पी सी आर, ठीक है। ओके, एक और है आपके पास, अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको क्या करना है, ग्रुपिंग में अलग अलग साइज के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो किस तरह डिवाइड करेंगे, कितने तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे, डिवीज़न ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। मान लो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। एक ग्रुप में p एलिमेंट हैं, एक ग्रुप में q एलिमेंट हैं और एक ग्रुप में r एलिमेंट हैं, ठीक है। सच दैट आपका p प्लस q प्लस r किसके इक्वल है, n, यानी कि टोटल आपके पास n एलिमेंट हैं और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप का साइज है p, दूसरे का है q और तीसरे का है r, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीक़ों से आप n डिफरेंट थिंग्स को इस तरह के 3 अलग अलग साइज के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, कितने तरीके होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड p q एंड r आर अनइक्वल, यानी कि अगर ये तीनों के तीनों अनइक्वल हो
तीनों में से कोई दो उठाऊं तो वो इक्वल नहीं आने चाहिए एक दूसरे के, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिवाइड एन डिफरेंट थिंग्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ साइज पी क्यू एंड आर। तो वो कितने तरीके होंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। और अगर आपके पास इन मान लो इन तीनों में से कोई दो सेम साइज के हों, मान लीजिए कि Q इक्वल टू R है अगर, फिर आपके पास कितने तरीके होंगे, फिर आपके पास होंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड q फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, फिर इतने तरीके होंगे। अगर तीनों ही इक्वल हों, p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू r, यानी कि अगर n डिफरेंट थिंग्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और तीनों का साइज क्या है, सेम, फिर कितने तरीक़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, फिर इतने तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो था डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हों, n डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर आइडेंटिकल एलिमेंट हों फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हों तो फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं। Number of ways of dividing n identical objects number of ways in which n identical objects can be divided into R groups such that क्या हो, blank groups are allowed। ठीक है, अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं, यानी कि मान लो अगर आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, से n बाल्स हैं, n ब्लू बाल्स हैं। ठीक है, इनको आपको r डिफरेंट ग्रुप्स में या r डिफरेंट बॉक्स में भरना है। ठीक है, और आपके पास कंडीशन क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉक्स में क्या हो, बॉल हो, किसी बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हर एक बॉक्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स में कितनी बॉल आएंगी, n, या फिर ये कहें कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स में कितनी बॉल डाल सकते हैं, n, क्योंकि n से ज़्यादा तो बॉल्स ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, और क्या है कि कोई बॉक्स क्या कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको n बॉल्स को r बॉक्सेस में डालना है तो कितने तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं, जब आपको क्या अलाउड हो कि आप किसी बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इतने तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, सच दैट ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड। व्हाट इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो फिर क्या होगा, व्हेन ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। फिर कितने तरीके होंगे आपके पास, n माइनस 1 c r माइनस 1। फिर आपके पास इतने तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं,
एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कल करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो DSSB PGT मैथमेटिक्स मेल एंड फीमेल के जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मेल वाले में तो शायद एक ही क्वेश्चन था, फीमेल वाले में 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उन सब को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।